और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इथेनॉल के बारे में देश में जागरूकता निर्माण करना और उसके साथ पार्लियामेंट में एक अच्छी लॉबी तैयार करना, जिसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ये सेल निश्चित रूप से काम करेगा। आज आप सब लोग जो बातें निश्चित करेंगे, मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारे दोनों लीडर ऑफ ओपोजिशन, उनसे बात करके ये दोनों विषय हम उनको मिलकर पार्लियामेंट में रेज करेंगे और निश्चित रूप से इसको न्याय मिलेगा। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, इतना वचन मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इसके साथ जो और एक महत्वपूर्ण बात है, जो शुगर बीट की बात यहाँ आई। मैं भी ऑस्ट्रिया में गया था, यूक्रेन, रशिया, सब जगह गया और मैं पुराना प्लांट देख रहा था कि कोई बीट में 18% शुगर परसेंटेज और बीट 120 दिन में आता है। हमारे यहाँ गन्ने के लिए अब 13 और 14 महीने लगते हैं। यूपी में गन्ना 9 महीने में होता है और हमारे यहाँ जो गन्ना अभी 265 जात का आया हुआ है, उसका पर एकड़ उत्पादन 100 टन तक गया हुआ है और उसमें शुगर परसेंटेज 2% कम है। वो बायोमास के लिए अच्छा है, पर मुझे लगता है कि ये जो शुगर बीट है जो 120 दिन में आता है, ये विशेष रूप से हमारे देश में शुगर बीट नहीं होता, ऐसी सबकी कल्पना थी। हमने खुद हमारे यहाँ नागपुर, वर्धा, 2 जिलों में प्रयोग किया सिंजेंटा के साथ और शुगर बीट लगाया और शुगर बीट अच्छा आया। शुगर बीट 120 दिन में आ सकता है। बाद में प्राज वालों के साथ हमने स्वीट सोरगम भी लगाया था। स्वीट सोरगम का टाटा ने एक प्लांट नांदेड़ में, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में डाला हुआ है। स्वीट सोरगम से भी रेक्टिफाइड स्पिरिट तैयार हो सकता है और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल तैयार हो सकता है। अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि शुगर के जूस में हम लोग सेकेंडरी जूस अगर निकालते हैं, प्राइमरी जूस में शुगर परसेंटेज ज़्यादा है, उससे शुगर बनाएंगे और सेकेंडरी जूस को अगर आरएस बनाएंगे और आरएस से इथेनॉल बनाएंगे तो भी पॉसिबल है। उससे इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा है। ये भी टेक्नोलॉजी, मेरे यहाँ इसका प्लान भी है कि मैं डायरेक्ट आरएस से शुगर के जूस से इथेनॉल बना सकता हूँ। आवश्यकता है, इस बात को सरकार प्राधान्य नहीं देती और इसके कारण ये शुगर बीट के बारे में जो 120 दिन में शुगर बीट आता है, ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, इसमें भी अगर ये शुगर बीट का अगर हम करते हैं और अगर एक 25 टन से 30 टन अगर शुगर बीट 1 एकड़ में होता है और उसको अगर एक कम से कम समझ लीजिए कि आज एक 1,500 तक 1,600 तक भाव मिलता है। आज की स्थिति में इथेनॉल के रेट पर वो डिपेंड होगा, तो 1 एकड़ में शुगर बीट में 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा छोड़ दिया जाए तो 18% शुगर परसेंटेज होने के कारण उसमें इथेनॉल आरएस परसेंटेज में ज़्यादा तैयार होगा और उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल देश में तैयार हो सकता है। और जहाँ इरिगेशन है, जहाँ गन्ना लग सकता है, वहाँ तो संभव है, पर जहाँ नहीं है वहाँ हम शुगर बीट से भी इथेनॉल तैयार कर सकते हैं। पर शुगर बीट का प्रॉब्लम यह है कि जैसे यूएसए में पूरी शुगर कॉर्न से होती है, तो यूरोपियन कंट्रीज में शुगर जो है वो बीट से होती है और प्रॉब्लम ये है कि वो 10,000 टन के पर डे 10,000 टन की कैपेसिटी के प्लांट है। बहुत लोगों हमारे एकदम इतने बड़े प्लांट चल नहीं सकते। उसका डिफ्यूज़र, स्लाइसर, जूसर, ये जो है इसके लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, वो मिल नहीं रही है और पुराना प्लांट इतने बड़े कैपेसिटी का चलाना मुश्किल है। मैं भी ऑस्ट्रिया में भी गया था, जर्मनी में गया था, फ्रांस गया था, सब जगह मैं ढूंढ रहा था कि ये प्लांट कहीं मिलता है। क्योंकि मैं रशिया में गया था, मैंने सुना यूक्रेन में प्लांट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज शुगर बीट इस देश में लाने के लिए सबसे अच्छा समय है और ये शुगर बीट के कारण जो कुएं के ऊपर इरिगेशन करते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इससे भी बड़े प्रमाण पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर होगा। ये जो झूठा प्रचार किया जाता है कि आप ये एनर्जी और पावर सेक्टर को, एग्रीकल्चर को ले जाएंगे तो फूड ग्रेन कहाँ से आएगा, ये गलत बात है। हमारे देश में इतने बड़े प्रमाण पर पोटेंशियल है कि हम बड़े प्रमाण पर इसका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और किसान इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि देश में जितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें से केवल 1/3 फूड ग्रेन प्रोडक्शन गोडाउन में रखने के लिए गोडाउन्स है। आज हरियाणा और पंजाब में मैदान पर गेहूं पड़ा है, सड़ रहा है। इस देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज हर साल सड़ता है, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया।
अब ऐसे स्थिति में इस देश में हम निश्चित रूप से गोडाउन कैपेसिटी तैयार करें, फूड ग्रेन का भी प्रोडक्शन बढ़ाएं, पर क्या इसके साथ किसानों के लिए इसके साथ अलग अलग ऑप्शन अगर तैयार करेंगे तो किसान जिंदा रहेगा। और इसलिए इथेनॉल जो है ये और एग्रीकल्चर वेस्ट से भी तैयार हो सकता है, इथेनॉल कॉर्न से भी हो सकता है। इथेनॉल अगर हम करना चाहेंगे तो उसके अलग अलग रिसर्च चालू है जिसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि इथेनॉल पर सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो ये मिक्सिंग वाली बात जब आती है तो कानून बड़े कड़क है। गवर्नमेंट में कोई भी इसमें मिक्सिंग करना है तो उसमें ऑयल कंपनीज और उसके कानून से कोई कर ही नहीं सकता। पर 100% इथेनॉल अगर फ्यूल होगी तो कानून नहीं लगते। जैसे आज मेरे 1,20,000 लीटर इथेनॉल की अगर कैपेसिटी और आपने एक बस सक्सेसफुली तैयार हो गई तो मैं अपना इथेनॉल का पंप लगाकर कितने लोगों को इथेनॉल बेचूं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इथेनॉल को जब ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल और डीजल के साथ, इतने सख्त कानून और नियम है कि कोई कर ही नहीं सकता और सरकार इसको अनुमति नहीं देती। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात अगर कोई होगी कि इथेनॉल बेस्ड अगर इंजन हम तैयार कर सके तो वो सबसे अच्छी बात होगी जहाँ किसानों के ट्रैक्टर, जीप्स, गाड़ियाँ डायरेक्ट इथेनॉल पर चलेगी। तो यहाँ ये इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पास जाने की जरूरत ही क्या है। किसान अपना पंप लगाएगा, इथेनॉल का भरेगा और वो अगर 50-55 लीटर देंगे, हम 30 रुपये लीटर देंगे, सस्ता देंगे। जरूरत क्या है वहाँ जाने की? दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और इसलिए ब्लेंडिंग करते समय ब्लेंडिंग भी करना चाहिए, पर उसकी जो प्रैक्टिकल अड़चन है, जो सरकारी लेवल पर इतने डिपार्टमेंट आके बैठ जाते हैं कि करने ही नहीं देते और वो अनुमति नहीं मिलती। इसके कारण अगर इथेनॉल बेस्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर होती है तो बहुत अच्छा होगा। मैं आनंद महिंद्रा जी को मिला, रतन टाटा को मिला और मैंने उनको कहा कि आप देशभक्त हो तो ये काम करिए कि इथेनॉल बेस्ड इंजन तैयार करिए। आज हमारे यहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग है, वो डीजल इंजन यूज़ करते हैं। अगर वो डीजल इंजन के बजाय इथेनॉल बेस्ड इंजन सेट अगर तैयार होता है तो आज पानी उठाने के लिए नहर से या तालाब से इसका उपयोग हो सकता है। किसान अपना फ्यूल तैयार करेगा, अपना इंजन चलाएगा। जरूरत क्या है इन सब बातों की? हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, किसानों के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी क्यों ना दें? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इथेनॉल वाली बातों का भी इस कॉन्फ्रेंस में आप गंभीरता से विचार करिए। जो इम्पोर्टेंट बात जिसकी चर्चा रामकृष्ण साहब ने की और बहुत अच्छी बात है, मैं कर्नाटक की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि इस बायोडीजल के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोऑपरेटिव्स खोली है, रिसर्च सेंटर खोले हैं, वेस्टलैंड पर लगाया। अभी वेस्टलैंड का विषय, अब वेस्टलैंड पर कुछ होता नहीं। मैं परसों 4 दिन पहले नेपाल के बॉर्डर के बाजू से सीतामढ़ी जिले में हेलीकॉप्टर से आ रहा था। वेस्टलैंड ही वेस्टलैंड है, कल्टीवेट हुई लैंड कम दिखती है। हेलीकॉप्टर से घूमने का खूब मौका मुझे मिलता है, मैं देखते रहता हूँ नीचे। तो 70% वेस्टलैंड दिखती, 30% ग्रीन लैंड दिखती। अब ये वेस्टलैंड का कोई उपयोग नहीं है। इस वेस्टलैंड का उपयोग अगर हम रतनजोत, मोह, साल, करण, जट्रोपा इसके लिए करेंगे तो इससे तो कितना अच्छा फ्यूल तैयार होगा। हमारे यहाँ तो इसके तेल पर लोगों ने इंजन चलाए। और आपने जो कहा तेल निकालने के छोटे छोटे मशीन्स तैयार किए, एक्सप्लोरर तैयार किए, वो भी अच्छी बात है। आज ट्राइबल सेक्टर में जहाँ गढ़चिरौली जिला है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ मैंने सरकार से अनुमति ली और मोह के जो फूल रहते हैं उसकी टोल निकलती है और उससे हमने डीजल तैयार किया।